गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का करियर विल स्कूल पर। और मैं हूं कुमार रवि आप लोगों के सामने। मेरी तबीयत आज कुछ सही है, इसलिए मैं आ गया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं 2 दिन आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। और जो है आप लोगों की दुआएं रही तो बहुत तेजी से रिकवर हुए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि 2-1 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। तो और आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और कहीं भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप जो है मास्क लगा करके ही जाइएगा। और साथ में हो सके तो हाथों पर इस तरीके के ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा आप। ठीक है, तो सो दैट कि अगर आप बाहर की कोई भी चीज अगर छूते हैं अगर आप, तो एटलीस्ट वो ग्लव्स के ऊपर ही रहेगी। बाद में घर पे आकर के ग्लव्स को सैनिटाइज कर दीजिए ऊपर से, है ना। स्प्रे वगैरह डाल दीजिए, मतलब जो हम लोग सैनिटाइज करते हैं जिससे, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि आप सेफ रहेंगे। गुड इवनिंग खुशी, निधि, संजीव, मेहुल, दिवाकर, अभिषेक। तो हाँ निधि, मैं अब पहले से कुछ बेटर हूँ। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी वैसे उस समय कि हाँ तबीयत नहीं सही थी। ठीक है, तो चलिए और जो है हम लोग शुरू करते हैं। और आप सारे के सारे लोग अपना जरूर ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुश रहिए दिवाकर, खुश रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वाला चैप्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दिया था शायद। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बताया था। नोट्स जरा अगर आपके पास में नोट्स हों तो जरा देखिए कि हमने कहाँ तक ये चीज आपको बता दी थी। नोट्स में जरा देखिएगा हमने कहाँ तक आपको ये चीज बता दी थी। गुड इवनिंग मिस्टर रंजन, शैलेश, मेहुल, नैना, गुड इवनिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ में हम लोग जो है ये चीजें पढ़ ही रहे थे। हाँ, अच्छा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बताया। ओके चलिए ठीक है। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। हम्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जो आगे हमको लोगों को करना है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभव, विद्युत विभव, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा आई थिंक कि कट रहा है साइड में, है ना। अच्छा ग्राफ पढ़ रहे थे, ओके। चलिए एक सेकेंड, ये चीज इतनी कट रही है, कोई बात नहीं। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ा था, ओके ओके चलिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज हाथ थोड़े थोड़े से कांप रहे हैं मेरे। उसका रीजन सिर्फ यही है कि 3-4 दिन से वीकनेस काफी ज्यादा रही है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक जो वर्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल नाम का जो वर्ड है, सुंदर बेटा, मुझे बहुत ज्यादा तेजी से बुखार था, मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा था, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था बॉडी में, खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था 2 दिन। ठीक है। हम्म, कीर्ति, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आप दोबारा पढ़िएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। हम्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम लोग बात कर रहे थे उसके पहले हम लोग एक चीज जान ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हम लोगों ने नहीं शायद पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बेटा हमने उसमें एक चीज आपको बताई थी कीर्ति, कि किसी किसी आप बुक्स में जाएंगे, कहीं पर लिखा होगा F12, कहीं पर लिखा होगा F21। तो मैंने आपको ये चीज उसमें उसी समय बोली भी थी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कन्वेंशन कैसे लेते हैं। उसी समय आप हमारी भाषा को अगर आप ध्यान ध्यान से सुना होगा तो आप उसमें बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं इस तरीके से, ये वाली लाइनें इस तरीके से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। मैंने आपको बताया था ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो तुम्हारी नेगेटिव चार्ज पर जाकर के, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के ऐसे करके कन्वर्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के ऐसे करके कन्वर्ज होती हैं। ये इनकी खास बात होती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात इनकी क्या होती है, नहीं नहीं शैलेश बेटा अभी बहुत कुछ बाकी है इनमें, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। देखिएगा जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइंस होती हैं ये हमेशा एक दूसरे, ये इस वाले सरफेस से जिस भी चार्ज से ये बाहर निकलती हैं इस तरीके से, वो हमेशा 90 डिग्री पर ही निकलती हैं, और जहां पर जाकर के ये कन्वर्ज होती हैं वो भी आपके 90 डिग्री पर ही कन्वर्ज होती हैं, ठीक है ना, वो भी आपके 90 डिग्री पर ही कन्वर्ज होती हैं ऐसे करके, ठीक है, 90 डिग्री पर ही कन्वर्ज होती हैं ऐसे करके। तो एक चीज याद रखिएगा, ये चीज 90 डिग्री पर ही कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। देखिएगा कैसे करके, मान लो इस तरीके से, सपोज दैट मान लो कि ऐसे करके तुम्हारी दो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, ऐसे करके ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो भी होती हैं, मान लीजिए जैसे कोई इलेक्ट्रिक लाइन अगर ऐसे करके जा रही है ना, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक लाइन अगर जा रही है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट लाइन खींचते हैं, अगर हम कोई टेंजेंट लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो ये जो टेंजेंट लाइन होती है ना, टेंजेंट लाइन जो होती है किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से, टेंजेंट लाइन किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन अगर हम लोग इस तरीके से खींचते हैं, तो ये जो टेंजेंट लाइन होती है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो ये टेंजेंट लाइन जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ये होती है इसकी खास बात, ठीक है ना। तो इसीलिए जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर मैं लिखता हूं टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन at any point P indicates direction of electric field, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा ये चीज। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से। मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये आता है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस intersect each other.
नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उसका रीजन है, ठीक है ना। अच्छा, वर्ड कट रहा है, ओके, 1 मिनट रुकिएगा, वर्ड अभी नहीं कटेगा। आई होप अब नहीं कटेगा वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्लियर हुई चीज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं बेटा। प्रियंका, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी हैवी फीवर एंड a very high fever as well as body pain. That's why I could not take the previous 2 lectures. Okay, I hope that I will recover very soon and I will be very very well within 2 or 3 days. Okay, so आज कुछ अच्छा फील किया इसीलिए मैं चला आया, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइनें या दो से ज्यादा लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर भी लेती हैं, यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर इसकी 2 टेंजेंट लाइनें खींची जा सकती हैं। 2 टेंजेंट लाइनों का मतलब ये हो गया, यहाँ पर एक टेंजेंट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक तो टेंजेंट 1, दिस इज टेंजेंट 1, ठीक है ना, और एक टेंजेंट तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा ऐसे करके, और एक टेंजेंट तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा, दिस इज टेंजेंट 2 एंड दिस विल बी टेंजेंट 2, टेंजेंट 2। तो इसीलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक लाइंस हो जाएंगी। कहने का मतलब 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। कभी भी एक ही पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो ही नहीं सकती। इसीलिए कभी भी 2 लाइनें एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो हम लोग इसका रीजन देते हैं कि एक ही पॉइंट पर कभी भी, मतलब जो है, दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो कट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल होंगी, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, और इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर वो एक ही पॉइंट पर अगर ये कट करती हैं तो ऐसा चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दूसरा एक और रीजन हम लोग दे सकते हैं कि मान लीजिए कि सपोज दैट कोई अगर हमसे ये और कोई रीजन अगर कोई पूछना चाहे तो हम उसको ये भी रीजन दे सकते हैं। खिसक जाओ भाई। तो और हम ये भी इसको एक रीजन ऐसा भी दे सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, सपोज दैट अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो एक बात मुझे बताइए जरा ध्यान से, हाँ, एक बात मुझे एक चीज बताइए मुझे जरा ध्यान से ऐसे करके कि सपोज दैट ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये कट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ले आऊं, एक ऑब्जर्वर नंबर 1, एक ऑब्जर्वर नंबर 1 है, एक यहाँ पर ऑब्जर्वर नंबर 2 ले आऊं, ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है। मैंने इस ऑब्जर्वर से पूछा, हेलो ऑब्जर्वर, जरा बताओ इस पॉइंट पर कौन सा चार्ज है। मैंने इस ऑब्जर्वर से पूछा, जरा मुझे बताओ इस पॉइंट पर कौन सा चार्ज है। तो इस ऑब्जर्वर ने कहा, सर इलेक्ट्रिक लाइनें जाकर के इस पॉइंट पर मिल रही हैं, दे आर कंसंट्रेटिंग एट दिस पॉइंट। हमेशा नेगेटिव चार्ज पर लाइनें जाकर के कंसंट्रेट होती हैं। हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। हमने इससे पूछा, हमने कहा हेलो ऑब्जर्वर 2, बोले यस सर। हमने कहा जरा बताओ यहाँ पर कौन सा चार्ज है। तो बोला कि सर यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती हैं। तो ऑब्जर्वर नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ऑब्जर्वर नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब आप ही बताओ, क्या एक ही पॉइंट पर दोनों चार्जेस का होना पॉसिबल है? क्या एक ही पॉइंट पर दोनों चार्जेस का
दोनों चार्जेस का होना, एग्जिस्ट करना एक ही पॉइंट पर पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू एग्जिस्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट? नो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि दो लाइनों का एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है। ठीक है, तो यही रीजन होता है, यही रीजन होता है कि जो है ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस can't exist at same point, can't exist at same point simultaneously. Hence two electric lines can't intersect each other. Can't intersect each other. क्लियर? तो देर आर टू, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। सुंदर, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं टुगेदर। जैसे टुगेदर साथ होता है, वैसे ही हम लोग कुछ स्पेसिफिक जगहों पर साइमल्टेनियसली शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई, सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। सुंदर, सौरभ, अभिषेक, दिवाकर, कीर्ति, खुशबू, खुशी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पता है ये चीजें किस में पूछी जा चुकी हैं? ये चीजें आपकी पहले होता था एआईपीएमटी होता था, उसमें पूछा जाता था। ये एम्स के एग्जाम अलग से होता था, उसमें पूछा जाता था। ये आईआईटी जेई के पेपर में पूछा जाता था। ठीक है ना? ये इन सभी एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। सर इट इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली, बिल्कुल संजीव आपने सही कहा, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह, बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह ऐसे ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड वाली उसमें भी ऐसे ही होता है। सुंदर बेटा, आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक लाइंस का। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस मान लीजिए जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस है। ठीक है ना? इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, सपोज दैट, मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से। ठीक, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, इस तरीके से जा रही हैं। और मान लीजिए अगर मैं आपको एक चीज कहूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक चीज ये कहूं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपसे एक चीज ये कहूं कि ये वाला पॉइंट नंबर 1 है, ये वाला पॉइंट नंबर 1 है, और ये वाला पॉइंट नंबर 2 है, ये वाला पॉइंट नंबर 2 है, तो एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, लाइन डेंसिटी ज्यादा कहां पर है? इलेक्ट्रिक लाइन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा कहां पर है? आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन की डेंसिटी ज्यादा यहाँ पर है। अगर इतना ही बड़ा सर्किल अगर हम लोग यहाँ पर बना दें, तो यहाँ पर कितनी सारी लाइनें आ जाती हैं, इसमें कितनी सारी लाइनें नहीं आ पाती हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, हायर द वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी higher will be the electric field. Higher will be the electric field. ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है। हम्म तो ये चीज है। सुंदर बोले सर मेरे पास शिवालाल। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस की हमारी जो डेंसिटी है वो ज्यादा कहाँ पर है। इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी यहाँ पर सबसे ज्यादा होंगी। आई मीन इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी यहाँ पर आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर कम होंगी इस तरीके से, इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर कम होगी ऐसे करके। तो बस यही अंतर है दोस्त, पहचानने का तरीका यही होता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी E1 हो गई, E1, तो और यहाँ पर तुम्हारी E2 हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि E1 की जो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारा E2 से ज्यादा होगा। ठीक, वो तुम्हारा E2 से ज्यादा होगा ये चीज। हाँ ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर, है ना। ये चीजें क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई बच्चा लोग, बताओ। खुशी, मनीष, सुंदर, शैलेश, कीर्ति, दिवाकर, सारे लोग बताओ क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई बेटा, है ना। ये चीज क्लियर हुई। ये कई पायल, ओके पायल भी आ गई हैं, दिवाकर, हाँ बहुत अच्छे, अभिराज। तो देखो ये वाली जो चीजें हैं ये भी आपके नीट के एग्जाम में आ चुकी हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में नीट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी हैं ये चीजें। ठीक है, अक्सर पूछी जाती हैं। तो बहुत ही सुबोध भी आ गए, बहुत अच्छे सुबोध। मेरा एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, डॉक्टर सुबोध, MBBS और MS। शैलेश सर बोर्ड में इस तरीके से कैसे पूछा जाएगा, देखो बोर्ड में अगर आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आपके में क्या करेगा कि वो एक फोटो बना देगा, है ना, ऐसा एक फोटो बना देगा। हाँ खुशबू बेटा कमेंट आ रहे हैं आपके, ठीक है, वो एक फोटो बना देगा। और अच्छा सुबोध बायो लिया, बहुत अच्छा, तब तो तुम भी डॉक्टर बनोगे, अब हम कंफर्म हो गया, है ना। और डॉक्टर बन के दिखाना मुझे। तो आपको ऐसे ही एक फोटो बना देगा, उसमें से तुमसे वैल्यू पूछ देगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन पूछ देगा तुमसे, और तब तुमसे पूछ देगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, या है ना। आपसे इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की PCMB लिया है, दिवाकर ने PCMB लिया है। दिवाकर तो एकदम 30 मार्क हाँ है ना, मतलब सारे सब्जेक्ट एकदम तगड़े तगड़े उठा लिए। हाँ सर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और फिर पता तो आप देखो, अगर आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करी, ठीक है, और साथ में इस तरीके की चीजें भी ध्यान में रखे रहे कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ भी आते हैं, तो आपको सोचो आगे चल करके कितनी बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर ही क्यों निकलती हैं? खुशबू बहुत बढ़िया, अच्छा आपने PCM लिया हुआ है, बहुत अच्छे खुशबू, PCM से इंजीनियर बनते हैं लोग, साइंटिस्ट बनते हैं, है ना। तो चलिए मुझे अच्छा एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक लाइनें हमेशा 90 डिग्री पर ही क्यों निकलती हैं? तो बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए।
इलेक्ट्रिक लाइनें हमेशा 90 डिग्री पर ही क्यों निकलती हैं? देखिएगा, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइनें हमेशा 90 डिग्री पर ही क्यों निकलती हैं? इस तरीके से मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव है, और उस केस में इस तरीके से ऐसे करके 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 ये तुम्हारा मान लो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि ये 90 डिग्री पर ही क्यों निकलती हैं लाइनें? ये लाइनें 90 डिग्री पर ही क्यों निकलती हैं? इनका मुझे रीजन बताइए, क्या आप लोगों को पता है? मोहम्मद कह रहे हैं सर मैं न्यू हूँ, बहुत अच्छे मोहम्मद। हाँ, मेहुल कह रहे हैं सर अगर किसी भी एंगल पर निकलेंगी तो कट करेंगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम तिरछे भी निकाल देंगे तब भी कट नहीं करेंगी। शैलेश बोल रहे हैं सर मैं एनडीए में जाऊंगा। बहुत अच्छे शैलेश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बताइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहली चीज मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होती हैं क्योंकि ये स्ट्रेट होती हैं। नहीं, देखो सौरभ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया, नो डाउट। अब मेरी बात को सुनना, देखो इलेक्ट्रिक लाइनें वो लाइनें होती हैं जिन लाइनों पर अगर हम कोई भी चार्ज छोड़ दें तो जिस जिस रास्ते पर इलेक्ट्रिक लाइन जाती है उसी रास्ते पर चार्ज पर फोर्स लगता है ना। कहने का मतलब चार्ज भी उसी रास्ते पर एक्सीलरेट करेगा फिर, क्योंकि फोर्स भी उसी लाइन पर ही लगेगा, है कि नहीं। अगर जो है इस तरीके से कोई तुम्हारा अगर इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक लाइन अगर जा रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो इस पर अगर छोड़ दिया जाए, अगर हम लोग मान लीजिए ये तुम्हारा ऐसे छोड़ दिया जाए तो चार्ज भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि चार्ज पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ये जो तुम्हारा मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारा मान लीजिए इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस है, ये चार्ज है, मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से तुम्हारा ये चार्ज है, बहुत बड़ा सा चार्ज था मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फैला हुआ था, मान लीजिए इस तरीके से हमने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमने डाल दिया तो तुम्हारी लाइनें तो परपेंडिकुलर निकल ही रही हैं, हम लोग ये जानते ही हैं कि 90 डिग्री पर लाइनें निकलेंगी। तो 90 डिग्री पर लाइनें निकलने का रीजन सिर्फ एक ही होता है, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी इसको याद रख पाएंगे, और अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मान लो कि अगर इस तरीके से कोई सरफेस है, एक सेकेंड, गोल सरफेस में ले रहा हूं, बिल्कुल गोल, ठीक, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कोई सरफेस है इस तरीके से, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से ऐसे करके इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे करके इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे करके। तो जरा सोचिए कि अगर इस पर अगर कोई तिरछी लाइन निकलती है, सपोज दैट, मान लीजिए कि इस पर तिरछी लाइन निकल रही है, सपोज दैट मान लीजिए, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो चार्ज है उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उस पर फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, इस पर फोर्स की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी तुम्हारी फोर्स, तो फोर्स भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में लगेगा। और उस केस में अगर हम आपसे ये कह दें कि एक टेंजेंट लाइन अगर आप खींच दें, अगर आप एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर खींच दें ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से अगर आप एक टेंजेंट लाइन खींच दें ऐसे करके, ठीक है ना, तो एक बात मुझे बताइएगा, ये वाला जो एंगल तुम्हारा बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे तुम्हारे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तुम्हारा ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट तुम्हारा ये वाला हो जाएगा ऐसे करके। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसा लगेगा, एक ऐसा लगेगा, अगर लाइन तिरछी निकलती है तो, ठीक है। तो एक बात मुझे बताना कि
ये वाला जो फोर्स है, जो तुम्हारा टेंजेंशियल है, तुम्हारा इसके जो है लाइन के, इसके इसकी परिधि के, इसके सरकमफेरेंस के टेंजेंशियल है। तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ना, इसके सरफेस पर यूं ही मूव करने लगेगा। वो चार्ज तुम्हारा इस पर ऐसे करके फोर्स लगेगा, एफ कॉस थीटा वाला, एफ कॉस थीटा फोर्स लगेगा। तो ये ऐसे करके मूव करने लगेगा, और वो चार्ज मूव करने लगेगा, और चार्ज तुम्हारा ऐसे करके घूमने लगेगा इसकी सरकमफेरेंस पर। जब ये चार्ज इस तरीके से इसकी सरकमफेरेंस पर घूमने लगेगा, तो जरा आप एक बात सोचिए, इसको घूमने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इसके घूमने के लिए तो एनर्जी किसी ने दी ही नहीं। तो भाई ये एनर्जी आ कहाँ से गई? इनको तो किसी ने एनर्जी नहीं दी। जब किसी ने एनर्जी ही नहीं दी तो ये घूमेगा ही कैसे? इसका मतलब ये है, जब कोई एनर्जी देगा नहीं तो इसका यहाँ से घूमना पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका ये घूमना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट का बनना पॉसिबल नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नहीं बनेगा तो सिर्फ कौन सा बनेगा? वर्टिकल। वर्टिकल बनेगा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब कहाँ फोर्स लगेगा? लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। यही रीजन होता है कि इलेक्ट्रिक लाइनें हमेशा किसी भी चार्ज के सरफेस से मतलब तिरछे नहीं निकलती, बल्कि परपेंडिकुलर निकलती हैं। क्योंकि अगर तिरछे निकलेंगी तो उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। टेंजेंशियल फोर्स लगेगा किस पर? चार्ज पर। अगर चार्ज पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो चार्ज इसके सरफेस पे चारों ओर घूमेगा। घूमने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जब हम एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं तो ये घूमेगा कैसे? इसीलिए इसीलिए ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और यही रीजन है कि तिरछे इलेक्ट्रिक लाइन का निकलना भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये रीजन होता है। क्लियर हुआ ये चीज? ये इसका रीजन होता है। क्लियर हो गया? अब सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया चीज है ये। अभिराज, आपको चैप्टर कंप्लीट करना है सिर्फ, या नॉलेज भी चाहिए? ठीक है ना? तो यहां पर मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस always emerges at 90 degree angle from charged surface because if if lines if line emerges at some angle then then अगर किसी एंगल पर निकलती है तो देन अ टेंजेंशियल फोर्स, हाँ, टेंजेंशियल फोर्स will act on charge that will lead to continuous motion of charge
on surface, which is not possible. Which is not possible. बताओ बच्चों, सारी चीजें क्लियर हुई हैं आप लोगों को? बताओ बच्चों। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ज्ञान, हाँ ज्ञान बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो ये बताओ, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया? बस खाली इतना बताना है, जब भी कोई पूछे इतना बताना है कि सर कभी भी कोई भी लाइन, कोई भी पूछे तो खाली बस इतना बता देना। कोई भी पूछे तो बस इतना बता देना, कह देना सर कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन अगर किसी एंगल पर निकलेगी लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल पर, तो उस वाले फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा कि इसके चार्ज के सरकमफेरेंस के बिल्कुल टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। टेंजेंशियल फोर्स इसको कंटिन्यूअसली मोशन कराने लगेगा, और कंटिन्यूअसली मोशन कराने लगेगा। तो कंटिन्यूअसली जब मोशन कराने लगेगा तो ऐसे केसेस में इसके द्वारा वर्क डन होगा। मगर ये भी तो सोचो कि हमने एनर्जी दी नहीं तो वर्क डन कहां से होगा? हिंदी में बता दे आदित्य। देखिए हिंदी में बताएं तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी विद्युत रेखा, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन अगर किसी एंगल थीटा पर अगर निकलती है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के, एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। उस केस में ये जो तुम्हारा फोर्स है, उस केस में ये जो तुम्हारा फोर्स है, इसके ये वाला जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला फोर्स चार्ज को इसके सरफेस पे घुमाने लगेगा। और अगर ये इसको चारों ओर घुमाने लगेगा तो जरा सोचो कि घुमाना पॉसिबल कैसे हो सकता है? घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि हमने दी नहीं, तो इसीलिए ये घूमेगा नहीं। जब ये घूमेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये वाला कंपोनेंट लगेगा नहीं। ये वाला कंपोनेंट लगेगा नहीं तो सिर्फ कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, और यही वाला हमेशा से लगता भी आया है। ठीक है, इसको एक दो बार हमारे लेक्चर को और सुनिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। अब आगे की ओर हम लोग आते हैं। चलिए हिंदी बता दीजिए जो लिखे हैं सर। ओके, हाँ तो हमने बता दिया हिंदी में, वही चीज है। और बेटा एक बार आप इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, तो देखो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा। हमें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मेरा मन नहीं मान रहा था कि जो है मैं आज की भी क्लासेस आपके में मिस करूं। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं फिर चला आया। मैंने कहा कि ये चीजें हमसे नहीं हो सकती। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ तो बाकी बाकी सारे लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई थी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चार्ज है, मान लेते हैं ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चार्ज है और इससे बहुत ज्यादा दूरी पर, इससे बहुत ज्यादा दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है और मान लीजिए कि ये जो छोटा सा चार्ज है ना, इसकी जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का यहाँ पर जो बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है इसकी वैल्यू है तुम्हारी कैपिटल क्यू। अगर हम आपसे ये कह दें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो आप कितना बताएंगे फोर्स की वैल्यू? देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बड़ा क्यू इंटू छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है ना। बट एक चीज हमें बताइएगा जरा ध्यान से, अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। आर का मतलब है डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले चार्ज पर लगने वाला जो तुम्हारा फोर्स है, इस वाले चार्ज पर तुम्हारा जो लगने वाला फोर्स है वो तुम्हारा फोर्स कितना हो जाएगा? वो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। इसीलिए हम लोग कभी भी हमेशा ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बट हम लोग ये मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है बट 0 है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। अगर हम इसी चार्ज को धीरे धीरे वेरी वेरी स्लोली अगर हम लोग इसको इस तरफ लाने लगे, वेरी वेरी स्लोली लाते हैं इस तरफ, ऐसे ऐसे करके वेरी वेरी स्लोली, छोटे छोटे स्टेप में वेरी वेरी स्लोली इसको लाते हैं और इसको बोलते हैं चलो छोटू हम लोग बड़कू के पास चलते हैं, बड़े वाले चार्ज के पास चलते हैं। तो वो कहता है नहीं हमें नहीं जाना, तो हम कहते हैं नहीं तुमको चलना है, तुम चलो, नहीं हमें नहीं जाना, नहीं तुमको चलना है, और हम उसको धकेल के बिल्कुल लाते हैं उसी तरीके से जैसे छोटू को जब तुम्हें बचपन में स्कूल ले जाया जाता था धकेल के, ठीक है ना। तो इस तरीके से, कोई बात नहीं, अभी हम इसको जूम कर देंगे, ठीक है, हाँ इसको हम अभी जूम कर देंगे, डोंट वरी। तो यहां से हम इसको वेरी वेरी स्लोली इसको हम लाए, वेरी वेरी स्लोली, ठीक है ना, वेरी वेरी स्लोली हम इसको बहुत ही धीरे धीरे लाए। इसको धीरे धीरे हम इसलिए लाते हैं, इसको धीरे धीरे अप्रोक्सीमेटली इसलिए लाते हैं हम लोग कि इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 0 रहे, मतलब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 0 रहे बट नॉट इक्वल टू 0 रहे, ठीक है ना। आर का पूरा नाम क्या होगा? आर का पूरा नाम नहीं है, आर डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच की, ठीक है। तो वेरी वेरी स्लोली ले जाने पर, एक मैं आपको बात बता दूं कि वेरी वेरी स्लोली ले जाने पर होता क्या है, जब हम लोग किसी चीज को वेरी वेरी स्लोली ले जाते हैं, वेरी वेरी स्लोली, तो एक बात मुझे बताइए, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसका? उसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी कितनी होती है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाफ mv²। जब हम लोग वेरी वेरी स्लोली लेके जाते हैं, तो वेरी वेरी स्लोली लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसको धीरे धीरे ले जाते हैं तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने देते, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने देते, बल्कि हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में खर्च कर रहे होते हैं। किसमें खर्च कर रहे होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। जब हम इसको यहां से यहां ला रहे होते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस जब घटने लगती है तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। कैसे? क्योंकि हम लोग जब यहाँ से पॉजिटिव वाले को यहाँ जबरदस्ती लाएंगे
तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करना चाह रहा है, बट तुम उसे जबरदस्ती इसको इसकी तरफ ला रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा टेंशन में दोनों रहेंगे। इसीलिए हम जब उसको वहां से यहां तक लाते हैं तो दो तरीके से हमारी एनर्जी खर्च हो सकती है। हमारी एनर्जी दो हिस्सों में खर्च हो सकती है। जब हम इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो हमारी एनर्जी दो हिस्सों में खर्च हो सकती है। नंबर वन, एक तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं जब उसको खूब तेजी से दौड़ा के लाएं, और दूसरी चीज हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी तो तब भी बढ़ेगी चाहे स्लोली स्लोली लाओ और चाहे काफी तेजी तेजी से लाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में बढ़ेगी। हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है, इसीलिए हम वेरी वेरी स्लोली स्लोली लाएंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी इसकी ना बढ़ने पाए। हमको सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है। कहने का मतलब हमको सिर्फ उससे मतलब है कि इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लगेगा फोर्स, यहां पर लगेगा फोर्स, और हम इसको इस तरफ ऐसे करके लाएंगे। तो जब हम लोग इस तरफ इसको ऐसे करके लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यही जो एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि कभी भी चार्ज को जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया जाता है तो हमेशा वेरी वेरी स्लोली क्यों लाया जाता है। मेहुल कह रहे हैं सर अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तो वो अपने आप अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा मेहुल, वो अपने आप अट्रैक्ट करेगा, और उस केस में हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा, जो हम इनफाइनाइट से यहाँ तक अभी लाने में हमें वर्क करना पड़ रहा था, तब हमें वर्क मिलेगा। ठीक है ना? अभी हमारा वर्क डन पॉजिटिव है, तब हमारा वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है ना? तब हमारा वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा, तब हमारा वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है? किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मेहुल ओके, चलिए यहाँ तो बहुत तेजी से आंधी तूफान आ गया है दिल्ली में। तो चलिए, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। तो ये जो चीजें है ना, इतना कॉन्सेप्ट है जो इधर वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बुक्स में जनरली बताता नहीं है। कुछ अच्छी बुक्स होती हैं उनमें ये चीज बता देता है कि वेरी वेरी स्लोली क्यों लाते हैं। तो मुझे जल्दी से बताइएगा। अच्छा, आप आसाम, जोरहाट आसाम से हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो कोई एक वो भी है ना पार्क, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी है आपके यहाँ शायद, है ना? हर्ष संजीव, यस। चलिए, तो ये चीजें याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो यहां से यहां तक हम लोग वर्क डन निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हमको वर्क डन W जूल वर्क करना पड़ा, तो W जूल हम लोग वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे? W जूल हम लोग लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू काजीरंगा नेशनल पार्क। आहा, बड़ी माहौल खराब है यार दिल्ली में। सर हिमाचल प्रदेश में भी तूफान आ गया, यहाँ भी तूफान आ गया है बहुत भयानक तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तूफानों में भी आग लगाए हैं, है ना? तो अब बताइएगा मुझे, देखिए फोर्स की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छोटा सा, जब हम लोग ये जो छोटे छोटे हमने जो तीर बनाए हैं, छोटे छोटे जो हमने तीर बनाए हैं, मान लीजिए ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा dr, ठीक है ना? dr छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग इसको लिखेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा dr, ठीक है ना? और दूसरी चीज कि फोर्स तुम्हारा क्या है? फोर्स है तुम्हारा ये, ऐसे करके इसको लिखते हैं Q इंटू Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ये डी आर, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इस तरीके से घटाते चले आ रहे हैं तो हम लोग इसको यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग मान लीजिए कि r बराबर इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लीजिए इतनी है, कितनी है, वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी r है, ठीक। तो इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट से लेकर के r तक ला रहे हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा वर्क हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके। जरा मुझे बताइएगा, इंटीग्रेट करने के बाद बताइए फॉर्मूला कैसे आएगा। जब चार्ज अपोजिट होगा तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा ना, बिल्कुल तुमने सही कहा बेटा। अभी जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उस चीज पर भी चर्चा करेंगे। डी आर क्या है, खुशी। देखिए डी आर जो है ना वो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। डी आर मैं आपको बता दूं, डी आर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, आर का मतलब ये जो वेरिएबल हमारा है ना आर, तो उसी का ही इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्टेंस। डिफरेंशियल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, डिफरेंशियल डिस्टेंस या डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में छोटा सा वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू, ठीक, डी डब्ल्यू। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन होगा, वो इतना होगा। रमन, एक्चुअली दिस इज इंग्लिश मीडियम बैच, ओके। तो बताइए मुझे यहां पर तुम्हारा W बराबर कितना हो जाएगा। तो 10 + 2 का, ओके। तो ये इसके वाले केस में ध्यान से देखिएगा, इतना जो पूरा पोर्शन है ना, ये इतना जो पूरा पोर्शन है, ओहो 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 ओहो, ये ओहो, बड़ा क्यू इंटू छोटा क्यू अपन 4 पे ऑप्शन है 0r²। देखिएगा जो इतना पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन तो एक कांस्टेंट की तरह काम आएगा। ये सब बाहर निकाल लो, ये सब बाहर निकाल लोगे तो तुम्हारा ऐसे करके लिख जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, K। और उसके बाद में हम लोग आगे लिखेंगे, हाँ उसके बाद में हम लोग आगे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे r की पावर -2, r की पावर -2, और ये तुम्हारा dr, ठीक। अब तुम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट से लेकर के r तक। तो हम लोग इसको लिखेंगे r की पावर, या इसको, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन, और यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर के r, ये वाली आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो तुम्हारा W बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। ये हो जाता है आपका, इस तरीके से आ जाता है वर्क डन, इस तरीके से तुम्हारा आ जाता है वर्क डन ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क डन यहाँ पर ऐसे करके आ गया, ऐसे करके, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहें, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है तुम्हारा वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम लोग वो लिखते हैं V बराबर
W अपॉन Q, वो होता है तुम्हारा ये, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे आगे की ओर इतना, और ये हो गया इतना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे V बराबर ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस r पर जो पोटेंशियल होता है वो तुम्हारा ये होता है v बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। k की वैल्यू जनरली हवा के लिए 1 होती है, वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है। इंटीग्रेशन सिखा दीजिए दिवाकर बेटा, इंटीग्रेशन अभी मैथ में आपको सिखा दिया जाएगा थोड़े दिनों बाद। बहुत सिंपल होता है इंटीग्रेशन। देखिएगा इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट x लिखा है x, तो x dx, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा x की पावर, ठीक है ना। x मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर n लिखा है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा x की पावर n+1 अपॉन n+1, इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। और अगर मान लो यहाँ पर लिखा है a और यहाँ पर लिखा है b, तो बस इसको इस तरीके से लिख दीजिए a और b। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक बार यहाँ पर ऐसे करके x की जगह पर b लिख दीजिए, b की पावर n+1 अपॉन n+1, और माइनस लगाइए और a वाला लोअर लिमिट यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे करके हम लोग ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ अभी हम दिखा रहे हैं, अभी से कभी हम दिखा रहे हैं वो चीज, ठीक है। चलिए तो ये चीज है, आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। और क्या, ये तो इजी तो होता ही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, डोंट वरी। अच्छा अभी आप लोग ट्वेल्थ में आए हैं तो आपने अभी तक इंटीग्रेशन सीखा नहीं होगा शायद, है ना। चलिए तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओहो आवाज, अब आ रही है आवाज, सुनो देखो। पूछ रहे हैं कि इनफाइनाइट से आर क्यों लिया। एक्चुअली में इनफाइनाइट पर जब हम रख देते हैं किसी चार्ज को, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए किसी चार्ज पर इनिशियली फोर्स जीरो माना जाता है कि उस पर जीरो फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो जीरो फोर्स लगेगा, जब उसको धीरे धीरे हम लोग अपनी अपनी ओर लाना शुरू करते हैं ऐसे करके, तो हमारे द्वारा कुछ वर्क डन किया जाने लगता है, हम लोग कुछ वर्क करना पड़ता है जब हम उसको इस तरीके से खींच के लाते हैं अपनी ओर मतलब बड़े वाले चार्ज की ओर। तो बड़े वाले चार्ज की ओर इस तरीके से लाते हैं बड़े वाले चार्ज की ओर, तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ता है। तो जितनी आर की वैल्यू, ये वाली आर की वैल्यू, अगर उसको यहां से लेकर के यहां तक लाते हैं तो वर्क डन कुछ और होगा, यहां से यहां तक लाते हैं तो वर्क डन कुछ और होगा, यहां से यहां तक लाते हैं वर्क डन कुछ और होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बीच की डिस्टेंस जितनी कम होती चली जाएगी, ये वाले चार्ज और इसकी लोकेशन जो उस वाले चार्ज को जब यहां लाएंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस जितनी घटाते चले जाओगे, हमारे द्वारा वर्क डन उतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए
किसी पॉइंट तक लाने में, मान लीजिए आर डिस्टेंस, बड़े वाले चार्ज से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, ये हमें पता करना है। इसलिए इसी वजह से हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से मानेंगे कि क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था वहां से और इस पॉइंट तक लाने में जहां पर आर डिस्टेंस है, टोटल वर्क डन कितना होगा। इसीलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट से आर लाते हैं। बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा। अब हमको न्यूमेरिकल करने चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया और आगे की ओर हम लोग आते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए तो देखिएगा, अब हम लोग आप लोग इसमें एक और चीज बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा जरा ध्यान से। समझिएगा, V बराबर है तुम्हारा Q अपॉन 4πε0R के। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें कि V प्रोपोर्शनल टू 1/R है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R है इस तरीके से। ठीक, V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। अगर हम इनका ग्राफ बनाएं, अगर हम इनका ग्राफ बनाएं इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, V और R अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका ग्राफ ऐसे करके बनेगा। इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे करके बनेगा। याद रखिएगा ये चीज। हाँ, ऐसे करके। ठीक है ना, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। ठीक, तो ये चीज हो जाती है। मेहुल सर, आई एम फ्रॉम हरिद्वार, कभी आना हो तो। अच्छा, हरिद्वार, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल मेहुल, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। तो ये तुम्हारा इसके ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जो है तुम्हारा, जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर। ठीक है, while इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। ठीक, while इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। तो एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक जो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दे कैन बी एडेड वेरी सिंपली। ठीक है ना, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी एडेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी एडेड सिंपली, subtracted simply। ठीक, तो एक चीज ये भी हो गई हमारी। ठीक है ना, चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट गो फॉर रेसनिक हॉलिडे क्रेन। आदित्य, हाँ बताओ बेटा आदित्य, हमने आपका कमेंट देखा है और हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज हो गई। अब आगे की ओर हम लोग आते हैं। देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए सपोज दैट अगर हम आपसे ये कह दें कि इस तरीके से ऐसे करके कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तीनों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे करके प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। ठीक है,
ये भी प्लस क्यू है। मान लीजिए क्यू क्यू क्यू, ये 3 चार्ज है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी आर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तुम्हारी आर है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर है। आपको बताना है इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना। आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, दोनों चीजें बतानी है। बताइए फटाफट जवाब क्या होगा। और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है। बताइए। तो बताइए मुझे ये चीज। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। हम्म देखो मेहुल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर, सेंटर का मतलब हो गया कि हर एक कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहां पर पोटेंशियल क्या होगा यहां पर, और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आप समझ में आ गया क्वेश्चन। अब बताओ, अभिषेक ने उत्तर सही दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिवाकर, यहां पर एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हम लोग ये मान लें, अगर हम लोग ये मान लें, सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखना। अगर हम लोग ये मान लें कि ये जो तुम्हारे चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, भाई ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही तो है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो तुम्हारी ये जो वैल्यूज यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंसेस हैं अलग अलग, जो यहाँ से ऐसे ऐसे करके हर एक कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मतलब एक आर्म है तुम्हारी, ये वाला चार्ज तुम्हारा प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज के कारण यहाँ पर तुम्हारा V1 हो गया पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पर V2 हो गया, इसके कारण यहाँ पर V3 हो गया। अब मुझे बताइए कि V1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी। V1 की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक।
V2 की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और V3 की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V। इतना पोटेंशियल होगा टोटल यहाँ पर। अब टोटल V बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा तुम्हारा 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। पूछो क्यों? वो इसलिए हो जाएगा इतना क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल को डायरेक्टली जोड़ सकते हो, कहीं एंगल की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो बनेगी वो ऐसे करके बनेगी, वो हो जाएगी तुम्हारी ई, ठीक है ना। यहाँ पर ये तुम्हारा सेंटर है, और जो तुम्हारी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके कारण, तो वो तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके ये वाली बन जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ये भी ई है, ये भी ई हो जाएगी तुम्हारी। दूसरी चीज, इस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बनेगी वो ऐसे करके हो जाएगी। ये भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे करके यहां से लेकर के यहां तक ये भी ई हो गई। तो कुल मिलाकर के ये तीनों के तीनों जो तुम्हारे हैं, तीनों के तीनों तुम्हारे 120 डिग्री और ये तुम्हारे 120 डिग्री के एंगल पर जाएंगे। अगर तुम्हारे तीनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं और तीनों के तीनों हैं, तो हम आपको ऐसा ही एक एग्जाम्पल पहले भी करवा चुके हैं। तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 0। तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। आई होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसमें 0 हो जाती है। क्लियर? आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आ गया? सारी चीजें समझ में आ गई? आदित्य 90 डिग्री नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ये। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और सारी साइडें जो होती है ना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। चलिए, तो बिल्कुल आपका अभिषेक का बिल्कुल उत्तर सही था। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़े बहुत। मान लेते हैं कि तुम्हारे दो चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से। दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक तुम्हारा चार्ज है Q1 और एक तुम्हारा चार्ज है Q2, ठीक। और अभी इनके बीच में है वैक्यूम। क्या है? इनके बीच में है वैक्यूम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी R, और इनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं, वो है 18 न्यूटन के, मान लीजिए। तो यहाँ पर अभी आपको दिया हुआ है कि F इजिकल टू 18 न्यूटन, ठीक है ना, 18 न्यूटन। इस समय आपको ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन 1, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या कर दिया गया है, समझिएगा कि दोनों चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया। दोनों चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया इस तरीके से, ठीक है ना। प्यारे बच्चों देखिएगा, हाँ। तो दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया। अब डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, कागज, कपड़ा, एनीथिंग, ठीक है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सपोज दैट यहां पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया, तो K बराबर तुम्हारा 6 है, मान लीजिए। हम लोग जानते हैं वैक्यूम के लिए K की वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी 1 होती है। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, और डाइलेक्ट्रिक बीच में आ गया तो डाइलेक्ट्रिक के लिए तुम्हारी K की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 6, ठीक। अब उस केस में आपको ये बताना है कि ये जो Q1 और ये तुम्हारा जो Q2 है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो उतनी ही रहने दीजिए,
डिस्टेंस उतनी ही रहने दीजिए, आपको फोर्स बताना है। अब फोर्स कितना हो जाएगा, अब फोर्स कितना हो जाएगा मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट। हाँ, अब मुझे बताइए कि फोर्स कितना हो जाएगा। चार्ज, अभी चार्ज यहाँ इतनी दूरी पर रखे थे, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज सेम, but now a dielectric having dielectric constant K has been placed in between these two charges. Now find out the value of the force acting on both of these charges. बताइए कैसे करेंगे हम लोग, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे। कोशिश करिए, दिमाग लगाइए। टू चार्जेस हैज बीन प्लेस्ड, ठीक। टू चार्जेस, मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं। टू चार्जेस आर प्लेस्ड in vacuum, force acting on them is is 18 Newton. If a dielectric is placed in between them, then force will be, ठीक। अब बताइए मुझे, क्वेश्चन ये है। हाँ देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आप कहोगे ओ सर जी ये तो बहुत सिंपल था। देखिए हम लोग जानते हैं, चलिए पहले मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताइए, कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला बताइए, कूलॉम्स लॉ का। हाँ मेहुल ने बिल्कुल सही कह दिया, बिल्कुल सही, वाह मेहुल वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो पहले वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, ठीक। तो यहां पर चूंकि पहले बार वैक्यूम है तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1 वैक्यूम के लिए। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा तो तुम्हारा हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये तुम्हारा पहली बार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम लोग ये लिखेंगे 18 इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक। पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन इस वाले केस के लिए बनाएंगे, है ना, इस वाले केस के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि फोर्स हो गया F डैश, तो हम लोग लिखेंगे क्या, Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, अब K की जगह पर हम लोग लिख देंगे 6, ठीक, इंटू 6 और इंटू लिख देंगे R स्क्वायर, ठीक। तो ये तुम्हारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। चलो अब तुम डिवाइड कर दो, काम खत्म। तो अब अगर हम लोग डिवाइड कर दें अब फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लोग यहां से लिख देंगे कितना, Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 6 इंटू, अब ये तुम्हारा ऐसा करके ये हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारा कितना, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, ठीक। और ये तुम्हारा बराबर पे हो जाता है जाकर के यहाँ पर, ये तुम्हारा हो जाता है जाकर के कितना 18 अपॉन 18 सॉरी एफ डैश अपॉन 18, ये तुम्हारा हो जाएगा एफ डैश अपॉन 18। तो यहां से इससे तुम्हारा ये कैंसिल, इससे तुम्हारा ये कैंसिल, तो तुम्हारा एफ डैश बराबर तुम्हारा कितना आ गया 3 न्यूटन, 3 न्यूटन आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ गया कितना 3 न्यूटन। तो देखो सारे लोगों को क्लियर हो गया सैलेस बताओ सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। इसको मैं चाहता तो बिना इतना सॉल्व किए मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता, और वो आप भी कर सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के, है ना, सिंपली हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सागर सर एयरफोर्स में क्या सिलेबस आता है, एयरफोर्स में भी यही सब चीजें आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा था ना कि क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बस थोड़ा सा अप्रोच आपको यहाँ पर लगानी थी और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको और बताना है, 4 charges each of 2 microcoulombs are placed at x equal to 0.248 centimeter on x axis. हाँ बहुत बढ़िया, चलिए तो आगे की ओर हम लोग आते हैं, देखिएगा। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है, सपोज दैट मान लीजिए ऐसे करके एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे करके है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई लाइन है ऐसे करके एक लाइन है, सपोज दैट, हाँ ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर मान लीजिए कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, मतलब 3, ये मान लीजिए ऐसे करके ये वाला तुम्हारा जो पॉइंट है ये x बराबर 0 है, यहाँ पर ये वाला तुम्हारा x बराबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ये x बराबर तुम्हारा 4 है, और यहाँ पर मान लीजिए x बराबर तुम्हारा 6 है, और ये मान लीजिए यहाँ पर x बराबर तुम्हारा 8 है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 0.2468, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि हर एक पॉइंट पर अच्छा टाइम हो गया 1 मिनट, बस खाली मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, चलिए तो आप होमवर्क में इसको करिएगा, ठीक है। आप होमवर्क में करिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कितने चार्जेस हो गए, 5 चार्ज हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, मतलब चार्जेस तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सभी चार्ज की सेम है Q, सारे चार्जेस की वैल्यू सेम है Q, और ठीक है, और Q की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम्स, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्स। और आपको बताना क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं, आपको बताना क्या है, आपको बताना है 2 माइक्रोकूलम, ये भी हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। आपको बताना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है x इक्वल टू 2 पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स। तो फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग, find out force acting on charge placed at x is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक, आपको इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। x is equal to 4 सेंटीमीटर। एंड एक काम और कर दीजिएगा, एंड, हाँ एंड
x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दोनों पर निकालिएगा एक एक करके, ठीक है ना, दोनों पर निकालिएगा एक एक करके, दोनों पर निकालिएगा फोर्स। ठीक, ये चीज है। चलिए, हाँ हाँ, तो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये जिसके भी हो मगर क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है ना। कैसे निकलेगा ये आदित्य, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको निकालेंगे आपसे निकलेगा और बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये कुछ नहीं करना होगा आपको, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे के सारे, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं, सारे सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, है ना। तो बस हर एक चार्ज के कारण, इसमें याद करिएगा जो है ना, जो है चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ही है, स्ट्रेट लाइन पर ही है, तो सारे के सारे जो फोर्सेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, मेरी बात को समझिएगा। जैसे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इसके कारण लगने वाला फोर्स ऐसे करके आएगा, इसके कारण लगने वाला फोर्स ऐसे करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से। मगर हाँ, मगर इसके कारण लगने वाला फोर्स तुम्हारा ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, इसके कारण लगने वाला फोर्स तुम्हारा ऐसे करके आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस पर लगने वाले फोर्स, ठीक है ना। तो तुमको बस खाली ध्यान देना है, फोर्सेस की सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है, और डायरेक्शन बनाने के बाद में उनको देखना है, ऐड कर देना है, या तो यहाँ पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि सभी के सभी स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं, कोई ट्रायंगल पे है ही नहीं जहां पर एंगल का कोई लेना देना हो, ठीक है। तो चलिए, जो हम लोग इसको जो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास बोले तो कल, ठीक है। कल हम लोग एक जो है ना क्वेश्चंस थोड़े और मैं लाऊंगा छांट छांट के बढ़िया बढ़िया, तो कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।